सब्सक्राइब कीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्वागत है आपका ज्ञान सीरीज़ के हमारे आज के एपिसोड में। आज हम 4th जनरेशन वॉरफेयर के सबसे कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव प्रकार के वॉरफेयर के बारे में जानेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कैसे ये पूरे के पूरे देशों और उनके कल्चर तक का सफाया करने में सक्षम है और कैसे इसने तबाह किए हैं, ये भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक शुरुआत की है कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने की। इसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बनाया है जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जहां इंस्टाग्राम आपके लिए हिस्टोरिकल ट्रिविया, कोट्स और न्यूज़ स्निपेट्स लेके आएगा, वहीं ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पर आपको बेहतरीन एनालिटिकल आर्टिकल्स मिलेंगे। साथ ही वीडियो के सोर्सेज भी वहाँ मिल जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस छोटी सी पहल में मेरा साथ दें, इससे मुझे आपके लिए भविष्य में और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो साइकोलॉजी किसी भी मनुष्य के बिहेवियर को परख कर उसके पर्सनैलिटी और थॉट प्रोसेस को समझने की स्टडी है। अक्सर इसका एम मनुष्य के थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करके डिजायर्ड रिजल्ट्स पाना होता है। साइकाइट्रिस्ट भी यही करते हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अगर एक गहन अध्ययन के बाद सही तरह से इसका उपयोग किया जाए तो इसे परिवार, समुदाय, यहाँ तक कि पूरे के पूरे देश की जनता को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसलिए आधुनिक युद्ध में इसका भी एक वेपन की तरह उपयोग होता है, और इतिहास के पन्नों में ऐसे कई युद्ध हैं जहाँ इसके इस्तेमाल से युद्ध की दिशा और फिर युद्ध की इंटेंसिटी को भी बदल दिया गया। अब मोटे मोटे तौर पे इसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है नैरेटिव वॉरफेयर। एक बहुत ही फेमस कोट है, मोरालिटी इज सब्जेक्टिव, गुड एंड इविल आर बोथ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो अगर आप किसी तरह अपने फेवरेबल नैरेटिव को दुनिया में मनवाने में सफल रहे तो बस ये बैटल आप जीत गए, और अगर आप ये बार बार करने में सक्षम हैं तो ये युद्ध भी आप ही जीतेंगे। इसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं ये आपको आगे चल के बताऊँगा। तो पहले इस पर बात करते हैं कि नैरेटिव क्या होता है। इसका मतलब आप किसी भी कहानी या घटना को इस तरह से प्रेजेंट करें जिसमें अंत में जो मैसेज मिले वो आपके अनुरूप। उदाहरण के तौर पे मुअम्मर गद्दाफी, जिसके 42 साल के शासन में तकरीबन 10,000 से 20,000 विरोधियों को मारा गया, वो क्रूर, तानाशाह और मनुष्य जाति का दुश्मन कहलाया। पर यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन, जिसके जापान पर 2 परमाणु बम गिराने के निर्णय के कारण तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए, अन्य लाखों घायल हुए और जापान की पीढ़ियां आज तक इसका असर झेल रही हैं, उसे क्लीन चिट मिल जाती है। उसके केस में ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि इससे युद्ध समाप्त हुआ और कई जानें जो आगे जाती वो बच गई, और अफसोस इसे मान के लिया जाता है। जहां सद्दाम हुसैन क्रूरता का प्रतीक है, जिसके कारण तकरीबन 10 से 16 लाख जाने गई, मुसोलिनी जिसने 8 से 9 लाख जाने ली, वो शैतान का अवतार है। पर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके कारण 15 से 22 लाख जाने गई, लाखों महिलाओं की इज्जत लूटी गई और करोड़ों परिवार को विस्थापित किया गया, उसका नाम इन इंसानियत के दुश्मनों में नहीं लिया जाता। पाकिस्तानी जनरल याह्या खान, जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 15 से 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया, उसे इस लिस्ट में कोई जगह नहीं मिलती। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल, जिसकी वजह से बंगाल फैमिन हुआ और 21 से 30 लाख लोगों की जान गई, उसे भी आज सर की उपाधि के साथ सम्मानित तौर पे याद किया जाता है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग भारत के नैरेटिव में हैं। आज तक भारत इतना एफिशिएंट कभी था ही नहीं कि दुनिया के बजाय अपना नैरेटिव सुना सके। पिछले दशक में भारत ज़्यादा सक्षम हुआ है और इसकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अब दुनिया हमारी भी आवाज़ सुनने लगी है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें चाइना से तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं, और ये ज़रूरी है कि हम और सक्षम बने और अपने फेवरेबल नैरेटिव को दुनिया तक पहुँचाएं। और इसका सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया। आज मीडिया की शक्ति को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मीडिया और सोशल मीडिया आज घर घर तक पहुँच रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं।
लोग इस पर अपने ओपिनियंस बना रहे हैं और धीरे धीरे अपना प्रेफरेंस डिसाइड कर रहे हैं जो उनके पर्सनल नैरेटिव को ज़्यादा सूट करता हो। सोशल मीडिया इस कड़ी में कुछ हद तक प्रिंट और विजुअल मीडिया से ज़्यादा जनता से जुड़ पा रहा है। इसने समाचार और ओपिनियन को जर्नलिस्ट के हाथ से खींचकर आम लोगों के हाथ में दे दिया, जिससे मीडिया के बायस का टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसलिए आज सोशल मीडिया पर सही नैरेटिव के कारण लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं बजाय कि प्रिंट और विजुअल मीडिया के। अब यहाँ पर दूसरा भाग आता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। तो नैरेटिव वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में अलग क्या है, चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझें। 1971 की लड़ाई आप सबने सुनी ही है, बहुत बार मैंने भी कही है। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फाउंडर रामेश्वर नाथ काव ने सालों पहले पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से काटने का प्लान तैयार कर रखा था और फिर पीड़ित बंगाली नौजवानों को ट्रेनिंग देकर मुक्ति वाहिनी बनाई, जिसने पूर्वी पाकिस्तान में अंदर से डिस्टेबलाइज कर दिया पाकिस्तानी आर्मी को, और फिर भारत ने बाहर से आक्रमण करके रही सही कसर पूरी कर दी। अब इसमें भारतीय नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने जुल्म किया, इसलिए भारत ने पीड़ितों को ट्रेनिंग दी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। पर यह अपने लिए नहीं किया, बल्कि मानवता के लिए किया। पाकिस्तानी नैरेटिव ये है कि भारत ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी और ऐसा सिचुएशन बनाया जिसके कारण इंटरनल स्टेबिलिटी को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ एक्शन लेना पड़ा, और फिर उसे भी भारत ने फिर से यूज़ किया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। दोनों अपनी बातों में सही, ये दोनों चीज़ें हुई थी। पर यहाँ पर क्या होता है कि एक नैरेटिव बनाने के लिए आप अपने अनफेवरेबल पॉइंट्स को ओमिट कर देते हैं। इसलिए अपना नैरेटिव मनवाने के लिए सक्षम डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और ताकत चाहिए ताकि आपके नैरेटिव को कोई काउंटर ना कर सके। पर प्रोपेगेंडा थोड़ा अलग होता है। जहाँ नैरेटिव सही होता है वहाँ प्रोपेगेंडा एक्चुअल में एक झूठ होता है जो सच से थोड़ा करीब हो। जैसे कई लोगों ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आर्टिकल 370 और 35 के अश्योरेंस पर साइन हुआ था। इंडियन यूनियन को बस डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी सरेंडर की गई थी। सुनने में ये सही लगती है, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को पढ़ें तो ये सच लगता है, लेकिन फिर अगर आप अच्छे से देखें तो पता चलता है कि ऐसे भी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों स्टेट के ही अंडर में होते हैं। इसमें सेंटर इंटरफियर नहीं करता है। तो कश्मीर को एज अ नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अश्योरेंस ली गई थी। यहाँ पर 370 और 35A का कोई रिलेशन नहीं। पढ़ने में ये सही लगता है, पर टेक्निकल नॉलेज के साथ अगर आप इसे देखें तो झूठ का पता चलता है। वैसे ही पैलेस्टीनियन लड़की की फ़ोटो UNSC में दिखाकर बताया गया कि ये कश्मीरी है। खैर भला हो गूगल रिवर्स इमेज सर्च का कि ये बहुत जल्दी पकड़ा गया। पर प्रोपेगेंडा ऐसे ही होता है जहाँ झूठ को सच के इतने करीब से निकाला जाता है कि नॉन ट्रेंड आई को ये सच लगने लगे। पर यह प्रोपेगेंडा जब कहा जाता है तब इसको नैरेटिव बनने में देर नहीं लगती। तो अगर समय पर और लाउडली इस प्रोपेगेंडा को काउंटर ना किया जाए तो यह धीरे धीरे एक नैरेटिव बन जाएगा और फिर हिस्ट्री। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ समझाने के लिए। अब इस कड़ी में अगला है प्रिडिक्टिव साइकी वॉरफेयर। अब ये एक आर्ट है जिसमें भरमार रिसर्च की जाती है और अनयूजुअल और ऑर्थोडॉक्स चीज़ें की जाती हैं ताकि एक प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे देश को मैनिपुलेट किया जा सके। इसमें नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का भी उपयोग किया जाता है, पर यहाँ ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। नैरेटिव वॉरफेयर डिफेंसिव होता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर ऑफेंसिव। पर ये प्रेडिक्टिव साइकी वॉरफेयर एक अल्ट्रा ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होती है, बिल्कुल चेस के गेम की तरह। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। यहाँ कैलकुलेटेड मूव का मतलब यही है कि आपने ये प्रिडिक्ट किया है कि सामने वाले की तरफ से क्या रिएक्शन आने वाला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को FATF में फंसाना एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोकस पर आ जाए फिर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी हरकतों से फंसता रहेगा। इसके अलावा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट करना या फिर आसियान के देशों में अपने मिसाइल्स बेचना, ये सब कैलकुलेटेड मूव्स हैं।
ये प्रेडिक्टिव साइकी वॉरफेयर एक बहुत लंबा गेम होता है, और अगर ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है तो वो हैं स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई ऐसी लोकेशन या रिलेशनशिप जिसको आपके खिलाफ यूज़ किया जा सके, इन शॉर्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। और पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी यानी इंटरनल फैक्टर्स जो उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। और मैं अभी से ये क्लियर कर दूं कि ये वॉरफेयर केवल दुश्मनों पर नहीं की जाती, बल्कि कई बार एलाइज भी इसका शिकार होते हैं। इसके एग्जाम्पल में सीपेक से अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ क्या हैं? पहला है लो डेवलपमेंट। चाइना ने क्या किया? सीपेक पर डेवलपमेंट के इन्फ्लेटेड सपने दिखाए। और विश्वास मानिए, पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सड़क बनते ही पाकिस्तान यूरोप बन जाएगा। दूसरी कमज़ोरी, भारत से दुश्मनी। इस पर पहले ये नैरेटिव बनाया गया कि इसे भारत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, और जब नंबर से पता चला कि सीपेक के 15 साल के पूरे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भारत का 1 साल का FDI होता है, तो फिर इसे बदला गया। इस बार ये कहा गया कि भारत इससे खुश नहीं है और इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। अब ये बात कुछ हद तक सही है, पर जिस इंटेंसिटी में पाकिस्तान में ये कहा जाता है उतनी भी नहीं। तो यहाँ सीपेक, जो कि एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट था, उसे पाकिस्तानी नेशनलिज्म से जोड़ दिया गया। तीसरी कमज़ोरी, भारत की बड़ी सेना का डर। भारत ने भले ही अग्रेसिव पॉलिसीज़ आज तक बहुत कम बार उठाई हैं, पर पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तान के असली रूलर्स हैं, वो ये डर सारे पाकिस्तानियों में ज़रूर प्रोपेगेट करते हैं ताकि उनके बजट में कोई कमी ना हो, चाहे कितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देश झेल रहा हो। अब ये पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी जैसे ही चाइना को पता चली, उन्होंने इस डर को यूज़ किया। ये कहा गया कि इंडिया के प्लान्स हैं POK को इन्वेड करने के लिए। तो अगर POK में चाइनीज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, तो जब भारत की बड़ी सेना इन्वेड करेगी, उसका सामना सिर्फ छोटी पाकिस्तानी फोर्सेस से नहीं होगा, बल्कि कई बड़ी चाइनीज़ फोर्सेस के साथ भी होगा। तो POK में चाइनीज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट POK की स्ट्रेटेजिक इम्यूनिटी बन जाएगी। ये और खुश हो गए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ऐसा नैरेटिव बनाने से चाइना को क्या फ़ायदा हुआ? जवाब सिंपल है, और अब दिखने भी लगा। इस प्रोजेक्ट पर किसी टाइप की स्क्रूटनी पॉसिबल ही नहीं है। अब जो भी अब चाइनीज़ डेट ट्रैप की सच्चाई बताना चाहे, लोगों को वो भारत का एजेंट दिखने लगता है और उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इसलिए ऑल वेदर फ्रेंड चाइना को बस अपने नैरेटिव पर कंट्रोल करना है, उसके बदले करोड़ों की लूट ले जाए, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। इंटरनल वीकनेस का एक एग्जांपल यहाँ भारत में भी है। पाकिस्तान का पागलपन हमेशा हमें वहीं फोकस रखता है, और चाइना हमारा एक मैच्योर एनिमी बन के फ़ायदा उठाता है। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरियों में पहला है नेशनलिज्म और दूसरा है रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स। जब भी ये दोनों दबाया जाता है, बाकी सब मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। और इसका नमूना हमने लद्दाख और कश्मीर में भी देखा है, और पूरे anti-CAA के प्रोपेगेंडा में भी। तो हमारी सरकार को चाहिए कि इन सब से बचने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ साथ सही स्ट्रैटेजीज भी बनाई जाए। इससे हमें सच में बहुत खतरा है आगे जाकर। तो आज के ज्ञान में बस इतना ही। ऐसी और भी कई हिस्टोरिक वॉरफेयर एनालिसिस को मैं डेडिकेटेड वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट में क्या फ़र्क होता है। कोई भी देश जब किसी और देश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ पर अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग बनाई जाती है, उसे कहते हैं दूतावास यानी एम्बेसी। यहाँ का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है एम्बेसडर यानी राजदूत। ये अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है दूसरे देश में। अब ऐसे देश जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उनका एक संघ है जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ के देशों में दूतावास को उच्चायोग कहते हैं यानी हाई कमीशन, और इनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर को कहते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। तो चाहे दूतावास हो या उच्चायोग, ये ज़्यादातर देशों की राजधानी में होते हैं। तो ये अपने सब ऑफिसेस देशों के प्रमुख शहरों में खोलते हैं ताकि राजधानी से बाहर भी
एम्बेसी का फ़ायदा अपने सिटीज़न को दे सकें। जैसे बहुत देशों की कॉन्सुलेट्स आपको कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में मिल जाएंगी, पर इनके हेडक्वार्टर्स यानी एम्बेसी या हाई कमीशन ये आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले आज का सवाल, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया और सुझावों के साथ ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।